मुंबई की तेज रोशनी, भागती हुई ट्रैफिक और शहर की रात की आवाज़ें हमेशा की तरह शोर और बेचैनी से भरी थीं। मगर उसी शहर के बीचों बीच बसे छाया चौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे आंधी आने से पहले हवा रुक जाती है। सामुदायिक भवन की दीवारों पर पीली ट्यूबलाइट की रोशनी लड़खड़ा रही थी और अंदर एक बड़ी, गुप्त बैठक चल रही थी। लकड़ी की गोल मेज पर बैठे थे प्राग कोठारी, जिसकी आंखों में सत्ता की भूख थी, गौतम गांधी, जिसकी मुस्कान में धोखाधड़ी की चमक थी, बिल्डर प्रणय मेहता, जो अपने सपनों के महलों को लोगों की जमीन पर उखाड़ी गई ईंटों से बनाना चाहता था, और बीच में बैठी थी रजनी, एक नेता, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे रखने वाली महिला। रजनी ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं और भारी आवाज में बोली, तय हो चुका है। इस सौदे में मेरा हिस्सा 50% होगा और बाकी हिस्सा तुम तीनों बांट लोगे। बदले में मैं अपना प्रभाव, मेरा पद और मेरे संपर्क इस्तेमाल कर इस चौल को खाली करवाऊंगी। यहाँ रहने वालों की चीखों से ज्यादा जरूरी है ये शहर और ये प्रोजेक्ट। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब छाया चौल की जगह आसमान को चूमती इमारत बनेगी। नाम होगा रॉयल स्काईज रेजिडेंसी। गौतम ने धीरे से ताली बजाई, जैसे जीत निश्चित हो। लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से खुला और अंदर आई अनुपमा। उसके पीछे खड़ा था पूरा चौल, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब। किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी में डर, लेकिन सबसे अधिक था विश्वास। अनुपमा की आंखों में आंधी थी, आवाज में इंसाफ। रजनी, तुम कभी इन लोगों की ढाल थीं, उनकी आवाज थीं। आज तुम उन्हीं का घर मिटाने की साजिश कर रही हो। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये यादें हैं, ये जीवन है। रजनी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अनुपमा, ये दुनिया सपनों से नहीं, कारोबार से चलती है, और ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। बिल्डर प्रणय ने हंसते हुए कहा, और भावनाओं से पेट नहीं भरता, शहर ईंटों और पैसों से चलता है। अनुपमा ने धीरे से मेज पर एक फाइल पटकी। कानून किसी की बेटी नहीं। छाया चौल एक ऐतिहासिक संरक्षित क्षेत्र है। जब तक यहाँ के हर परिवार की लिखित सहमति नहीं मिलती, यहाँ एक ईंट भी नहीं हटेगी। दीवार की घड़ी की टिक-टिक कमरे में गूंजने लगी। मेज पर बैठे तीनों के चेहरे उतर गए। माहौल भारी हो गया। बाहर चौल के लोग नारे लगाने लगे, छाया चौल जिंदाबाद, हमारा घर हमारा अधिकार। प्राग और उसके साथी गुस्से में बैठक छोड़कर चले गए, पर जाते जाते प्राग ने अनुपमा की तरफ देखा, ऐसा देखना जिसमें हार नहीं, बदले का वादा था। अगली सुबह एक नया तूफान आया। चौल सोकर उठी ही थी कि पुलिस गाड़ियां, मीडिया वैन और रजनी की गाड़ी चौल के बाहर आ खड़ी हुईं। रजनी ने मंच पर चढ़कर माइक पकड़ा और बोली, सुन लो सब, विकास का रास्ता एक ही होता है, कुर्बानी। अगर तुम मान जाओगे तो तुम्हें नया घर मिलेगा, वरना कानून चलता है। कुछ लोग डर गए, कुछ घबरा गए, मगर तभी अदम्य साहस के साथ अनुपमा आगे आई और बोली, डर से लिया फैसला फैसला नहीं, जंजीर होता है। विकास वो होता है जिसमें लोग साथ चलें, न कि वो जिसमें किसी की नींव टूटे और कोई महल खड़ा हो। भीड़ अब एकजुट होने लगी। तभी एक बूढ़ी अम्मा आगे आईं और कांपती आवाज में बोली, रजनी, तुम हमारी बेटी थी। हमने तुम्हें नेता बनाया था ताकि तुम हमारी रक्षा करो, न कि हमें बेच दो। उस स्वर ने चौल को आग में बदल दिया। नारे और ऊंचे हो गए। रजनी ने चुपचाप भीड़ को देखा और धीरे धीरे बोली, आज कोई घर नहीं टूटेगा, चौल बनी रहेगी। लोग खुश हुए, तालियां गूंजी, लेकिन अनुपमा ने रजनी की आंखों में देखा, जहां ठहराव नहीं, एक तूफान था। रजनी पलटी और प्राग से फोन पर कहा, ये जीत नहीं, बस विराम है, खेल अब शुरू होगा। और वहां दूर खड़ी अनुपमा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से वादा कर रही हो, अब ये सिर्फ चौल की लड़ाई नहीं, सच की लड़ाई है। कुछ दिनों बाद मुंबई के सिविल कोर्ट के बाहर भारी भीड़ लगी थी। मीडिया के कैमरा फ्लैश, ऊंची आवाजों में बहसें और चौल वालों की धड़कनें सब हवा में तनाव बनकर तैर रहे थे। कोर्ट के बड़े दरवाजे के बाहर वही दो चेहरे आमने सामने थे। एक तरफ अनुपमा, जो सच के साथ खड़ी थी, दूसरी तरफ रजनी और प्राग, जिनके चेहरे पर जीत की नकली मुस्कान थी। अंदर जज बैठ चुके थे। कार्रवाई शुरू हुई। प्राग के वकील ने दस्तावेजों का मोटा पुलंदा टेबल पर पटका और बोले, माननीय न्यायाधीश, हमारे पास प्रमाण है कि अनुपमा ने चौल की जमीन पर रोक लगाने के बदले भारी रिश्वत ली है। वो लोगों को गुमराह कर विकास रोक रही है।
कोर्टरूम में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने संदेह भरी नज़र से अनुपमा को देखा, लेकिन अनुपमा अभी भी खड़ी थी, आंखें शांत पर दिल में तूफान। रजनी गवाही के लिए उठी, चेहरा गंभीर, आवाज में भावनाओं से भरी। मैंने हमेशा छाया चौल के लोगों के लिए काम किया, लेकिन जब मैंने देखा कि अनुपमा विकास रोकने के बदले पैसे ले रही है, तब मुझे सच जनता के सामने लाना पड़ा। ये सुनकर चौल वालों में सन्नाटा छा गया, कई दिल टूट गए। जज ने शांत स्वर में कहा, अनुपमा जी, आपका पक्ष। अनुपमा खड़ी हुई। वो कांपी नहीं, उसकी आवाज धीमी थी पर हर शब्द पत्थर की तरह मजबूत। माननीय न्यायाधीश, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। मैं यहाँ किसी इमारत के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए खड़ी हूँ जिन्हें कोई आवाज नहीं देता। वकील ने ताना मारा, भावनाएं न्यायालय में नहीं, सबूत चलते हैं। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आया एक आदमी, हांफता हुआ, हाथ में एक पेन ड्राइव और कागज़ लिए। सबकी नज़र घूम गई। वो रजनी का ही पूर्व सहायक था, अर्जुन। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। वो सीधे जज के सामने जाकर बोला, मेरे पास सच है। ये सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड की हुई कॉल्स असली हैं, अनुपमा नहीं। ये सौदा रजनी और प्राग ने किया था। उन्होंने मीडिया में फर्जी खबरें फैलवाईं और ये रिश्वत वाली फाइल भी नकली है। कोर्ट में शोर मच गया। जज ने रिकॉर्डिंग चलाने का आदेश दिया। स्पीकर में रजनी की आवाज़ गूंजी, लोगों को बराओ, अफवाह फैलाओ। जब भरोसा टूटेगा तो चौल खुद झुक जाएगी। अनुपमा को बदनाम करना जरूरी है, वरना लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे। सबूत नकली बनाओ और मीडिया में फैला दो, फिर देखना खेल अपने आप बदल जाएगा। ये सुनते ही अदालत में सदमे की लहर दौड़ गई। रजनी का चेहरा डर और शर्म से पीला पड़ गया। प्राग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, जैसे पूरा खेल उसी पल टूट गया हो। जज ने हथौड़ा बजाया, सभी आरोप अनुपमा पर से हटाए जाते हैं। असली दोषी रजनी और प्राग को आगे जांच तक हिरासत में लिया जाता है। बाहर खड़ा छाया चौल तालियों से गूंज उठा, अनुपमा जिंदाबाद, सच की जीत हुई। अनुपमा कोर्ट से बाहर आई तो मीडिया उसके पीछे दौड़ी, पर वो सिर्फ इतना बोली, ये जीत मेरी नहीं, उन लोगों की है जिनके पास शक्ति नहीं थी पर भरोसा था। रजनी को पुलिस लेकर जा रही थी और वो जाते जाते अनुपमा के पास रुकी, आंखें नम थी, आवाज टूटी हुई, तुम जीत गई, लेकिन याद रखना रजनी, जो पॉलिटिक्स हारती है वो शांत नहीं बैठती। अनुपमा धीरे से बोली, और याद रखना रजनी, जहां सच खड़ा हो वहां साजिश कभी टिकती नहीं। कैमरा धीरे धीरे अनुपमा के चेहरे पर रुक जाता है, जहां जीत की चमक नहीं बल्कि न्याय की शांति है।